23 जून 1999 की एक सादी सी सुबह थी जब कैरोल एन ग्रेगरी, 24 साल की जवान, ओलंपिक नेशनल पार्क की हरी भरी पगडंडियों पर अकेली हाइक पर निकली और फिर कभी वापस नहीं लौटी। शुरुआत में मामला वैसा ही लगा जैसा हर साल नेशनल पार्कों में होते हैं, कोई सूचित कर देता है कि कोई लौट कर नहीं आया। पर यहां कुछ ऐसा हुआ जो कहानी को साधारण से खौफनाक बना गया। लगभग 2 साल बाद जंगल के अंदर एक पुराने डगल्सफर की मोटी टहनी पर एक लकड़ी का बॉक्स मिला, एक ऐसा बक्सा जिसे देखकर हवा थम सी गई। वह बक्सा तैरते हुए नहीं था, वह लटका हुआ था, चेन से बंधा हुआ और जैसे किसी संदेश की तरह ऊपर से नीचे दुनिया को देख रहा था। नीचे जब उसे खोला गया तो जो चीज बाहर आई, उसने हर उम्मीद तोड़ दी। वह कैरोल का पासपोर्ट रखकर बंद ताबूत था और अंदर जो दिखा वह डरावना और गूंगा था, एक कंकाल, कुछ कपड़े और वो सब निशान जिनसे समझ आता था कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी। यह पहचान और फॉरेंसिक जांच ने कहानी को किसी दहशत की फिक्शन जैसी बना दिया। रिपोर्ट ने बताया कि कैरोल को लंबे समय तक किसी ने पकड़ा रखा था, उसे बार बार चोट पहुंचाई गई, उसके शरीर पर सर्जिकल तरह के निशान मिले और अंत में उसे किसी ने ताबूत में बंद कर पेड़ पर लटकाया, एक खौफनाक प्रदर्शन। सबसे अजीब बात यह थी कि ताबूत उस जगह पर मिला जहां आमतौर पर लोग नहीं जाते, कैरोल के तय रास्ते से 15 किलोमीटर दूर, घना जंगल और मोटी शाखाएं। इतनी ऊंचाई तक वह बॉक्स कैसे पहुंचा? कौन था जिसके पास ऐसा उपकरण और कौशल था? और आखिर कारण क्या थे? ये सवाल हर किसी के मन में घर कर गए। इस कहानी के हर मोड़ पर नए सवाल खड़े होते गए। क्या यह व्यक्तिगत दुश्मनी थी? क्या यह किसी स्थानीय का घिनौना काम था? या कोई और, कहीं छिपा हुआ, जिसके हाथ इतने कुशल और मंशा इतनी भयावह थी? यहां हम उसी दास्ता की शुरुआत पर खड़े हैं, उस शुरुआत पर जहां एक सामान्य हाइकिंग गायब होने से बदलकर एक ऐसे रहस्य में बदल गई जिसे सुनकर आपकी रीढ़ में सिहरन उठ जाए। आगे की कहानी में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था, किसने किया, और वह जंगल आखिर कौन सी बातें छुपा रहा था। कैरोल एन ग्रेगरी की जिंदगी बाहर से देखने पर बहुत शांत, संतुलित और खुश दिखाई देती थी। वाशिंगटन राज्य के नीले आसमान और बरसात से भीगे जंगलों के बीच पलीबड़ी यह लड़की बचपन से ही प्रकृति से जुड़ी हुई थी। उसके दोस्तों का कहना था कि कैरोल को यदि कहीं सबसे ज्यादा सुकून मिलता था, तो वह जगह थी जंगल, पहाड़ और वह अनंत हरियाली जो इंसान को खुद की आवाज सुनने देती है। यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन से उसने एनवायरमेंटल स्टडीज में डिग्री ली थी और इस दौरान उसका जंगलों से रिश्ता और गहरा होता गया। वह सप्ताह में कम से कम एक बार किसी न किसी ट्रेल पर निकल जाती थी। धीरे धीरे उसे सोलो हाइकिंग का इतना शौक हो गया कि शहर का कोई व्यक्ति डर के बारे में सवाल करता, तो वह हंसकर कहती, प्रकृति में मैं खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हूँ। कैरोल बहुत तैयार रहने वाली हाइकर थी। वह कभी बिना जीपीएस, नक्शा, फर्स्ट एड किट, सर्वाइवल चाकू, पानी का बैकपैक और इमरजेंसी फूड पैक के बाहर नहीं जाती थी। उसके बैग में हमेशा इतना सामान होता था कि वह अचानक मौसम बदल जाने या रास्ता लंबा हो जाने पर भी कई दिन निकाल सकती थी। उसके दोस्त कहते थे कि अगर कोई लड़की जंगल में अकेली जा सकती है, तो वह कैरोल ही थी। लेकिन सबसे सावधान और प्रशिक्षण प्राप्त हाइकर भी सुरक्षित नहीं होता, अगर खतरा सामने वाला इंसान हो तो। 23 जून 1999, वह सुबह जो खतरे का संकेत नहीं देती थी। उस दिन कैरोल ने अपने माता पिता से सुबह जल्दी बात की थी। आवाज में उत्साह था। उसने बताया कि वह ओलंपिक नेशनल पार्क के हो रेन फॉरेस्ट ट्रेल पर 3 दिन की ट्रेकिंग पर जा रही है। उसके पास 5 दिनों का पूरा सामान था और उसका प्लान था कि वह 26 जून की दोपहर तक घर वापस पहुंच जाएगी। उसने पार्क के विजिटर सेंटर में जाकर अपना रूट रजिस्टर कराया, जैसा कि जिम्मेदार हाइकर को करना चाहिए। रूट रजिस्टर करना बहुत आम बात है, ताकि अगर कोई समय पर वापस न आए तो सर्च टीमें अंदाजा लगा सके कि किस दिशा में खोज शुरू करनी है। वह अपने बैग को ठीक से सेट करके, हमेशा की तरह आत्मविश्वास के साथ जंगल में चली गई। कोई यह सोच भी नहीं सकता था कि यह उसी का आखिरी कदम होगा जिसे किसी ने सामान्य आंखों से देखा। ओलंपिक नेशनल पार्क, दिखने में सुंदर, अंदर से खतरनाक। ओलंपिक नेशनल पार्क सिर्फ एक खूबसूरत जगह नहीं है, यह अमेरिका के सबसे कठिन और अनछुए जंगलों में से एक है। इसकी भूमि लगभग 3600 वर्ग किलोमीटर में फैली है। कई इलाकों में साल भर में 3.5 मीटर तक बारिश होती है।
यहाँ के कुछ पेड़ 700 साल से भी ज्यादा पुराने हैं और 70 मीटर तक ऊंचे खड़े रहते हैं। जंगल का घनत्व इतना है कि कई हिस्सों में दिन के समय भी हल्का अंधेरा बना रहता है। रास्ते कई जगह टूटे फूटे, कीचड़ से भरे और फिसलन भरे होते हैं। इस पार्क की एक खास बात है, यह बेहद शांत है। कई हिस्सों में आपको अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई देती है। ऐसे स्थान पर एक अनुभवी हाइकर का जाना बिल्कुल सामान्य था। लेकिन अगर कुछ बुरा होता तो वह बुराई किसी को दिखाई भी नहीं देती। 26 जून की दोपहर तक जब कैरोल वापस नहीं लौटी तो परिवार को चिंता हुई। शाम होते होते चिंता बढ़कर डर में बदल गई, और जब पार्किंग लॉट में उसकी कार वैसी की वैसी खड़ी मिली तो अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। पहली सर्च पार्टी उसी रात निकल गई। अगले दिन तक 50 से ज्यादा लोग सर्च में जुट गए। पार्क रेंजर्स, प्रशिक्षित वॉलंटियर्स, सर्च एंड रेस्क्यू टीम, खोजी कुत्ते और एक कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर तक। सर्च टीमों ने ट्रेल के हर मीटर को सूंघ-सूंघ कर देखा। उन्होंने उन रास्तों की भी तलाशी ली जो ऑफिशियल ट्रेल से हटकर गहरे जंगल की तरफ जाते थे, ताकि यह पता चल जाए कि कैरोल कहीं गलत मोड़ पर न चली गई हो। लेकिन वास्तविक रहस्य तो उस वक्त शुरू हुआ जब खोजी कुत्ते एक अजीब बिंदु पर जाकर रुक गए। कुत्तों ने कैरोल की सुगंध लगभग 8 किलोमीटर तक फॉलो की। फिर वे एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां ट्रेल दो हिस्सों में बंटती थी। एक रास्ता नदी की घाटी की ओर, दूसरा पहाड़ों की ओर, ऊंचाई वाले मैदान की तरफ। और ठीक उसी जगह कुत्ते रुक गए। वे चक्कर काटने लगे, रोने लगे और किसी भी दिशा में आगे जाने से मना कर दिया। 20 वर्ष के अनुभवी डॉग हैंडलर ने कहा, मैंने कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा। कोई सुगंध इस तरह अचानक हवा में गायब नहीं होती। यह बात जांच टीम को डरा गई। सामान्य परिस्थितियों में अगर कोई हाइकर गिरता है, रास्ता भूलता है या घायल होता है, तो कुत्ते उसकी गंध को हवा, मिट्टी या पेड़ों से जोड़कर आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन यहां ऐसा लगा मानो कैरोल उस बिंदु पर पहुंचकर हवा में गायब हो गई हो। सर्च टीमों ने दोनों शाखाओं की बारीकी से जांच की। कीचड़ वाले हिस्सों में उसके पैरों के निशान नहीं थे। किसी कैंप साइट पर उसके रुकने का कोई प्रमाण नहीं। न भोजन का कोई रैपर, न गिरा सामान। बस एक ही चीज मिली, एक छोटा नीला कपड़े का टुकड़ा जो उसकी जैकेट से मेल खाता था। यह अकेला सुराग था पूरे विशाल जंगल में। सर्च ऑपरेशन का फैलाव, लेकिन नतीजा शून्य। 2 हफ्तों तक खोज चलती रही। इस दौरान 120 वर्ग किलोमीटर से अधिक इलाके की तलाशी ली गई। खड़ी ढलानों, पत्थरों के बीच की दरारों, गुफाओं, नदी के गहरे हिस्सों, हर उस कोने की जहां कोई गिर सकता था या फंस सकता था। लेकिन कुछ नहीं मिला, पूरी तरह कुछ भी नहीं। जांच टीम बेहद अनुभवी थी। ऐसी खोजों में वे आमतौर पर या तो व्यक्ति को जीवित पा लेते थे या मृत। लेकिन कैरोल जैसे बिल्कुल गायब हो गई थी। आखिरकार ऑपरेशन बंद कर दिया गया और केस को मिसिंग घोषित कर दिया गया। कैरोल का परिवार हार मानने वालों में से नहीं था। उसके माता-पिता ने एक निजी अन्वेषक को रखा। उन्होंने वॉलंटियर्स की अपनी टीम बनाई। हर सप्ताह वे पार्क के अलग-अलग हिस्सों में खोज करते रहे, लगातार 6 महीने तक। लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं मिला। जंगल मानो अपने अंदर का हर राज निगल चुका था। समय बीतता गया और अलग-अलग थ्योरी बनने लगी। जांचकर्ताओं ने इस गायब होने को 3 मुख्य दिशाओं में समझने की कोशिश की। 1. वह रास्ता भटककर मर गई होगी। संभावना सबसे लॉजिकल थी, क्योंकि अधिकांश मिसिंग हाइकर्स ऐसे ही मिलते हैं। लेकिन सवाल यह था, अगर वह रास्ता भटक गई तो उसका कोई सामान, जूते का निशान, शिविर, कुछ तो मिलता। 2. जंगली जानवर का हमला। लेकिन इस पार्क में न ग्रिजली भालू थे, न कूगर द्वारा इंसानों पर हमले के हालिया मामले। और अगर कोई जानवर हमला करता तो सबूत बहुत स्पष्ट मिलते। 3. कोई इंसानी अपराध। यह थ्योरी सबसे डरावनी थी, और सर्च टीमों ने हर उस व्यक्ति की जांच की जो इन दिनों पार्क में था। कुछ लोग संदिग्ध लगे भी। रॉबर्ट हेस, डेविड कोल और आसपास के कुछ शिकारी।
लेकिन किसी के खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं मिला। अंत में जांच रुक गई। समय आगे बढ़ता गया और कैरोल का नाम धीरे धीरे मिसिंग लोगों की सूची में एक और फाइल बनकर रह गया। लेकिन यह शांत सिर्फ कुछ समय के लिए था, क्योंकि 2 साल बाद जो मिला उसने कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। कैरोल के गायब होने के ठीक 2 साल, 1 महीना और 17 दिन बाद घटनाओं ने अचानक ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरे वाशिंगटन स्टेट, स्थानीय अधिकारियों, यहां तक कि FBI तक को हिलाकर रख दिया। यह 9 अगस्त 2001 की सुबह थी। कैलिफोर्निया से आए 4 अनुभवी हाइकर ओलंपिक नेशनल पार्क के उस हिस्से में घूम रहे थे जो आमतौर पर लोगों की नज़रों से दूर रहता है। इस ट्रेल का नाम बहुत कम लोग जानते थे, क्योंकि यह आधिकारिक नक्शों में छोटे अक्षरों में दर्ज था और इस ओर आने वाले पर्यटक बहुत कम होते थे। चारों दोस्त एक दिन की हाइक पर थे। वे बड़े बड़े पेड़ों और घनी झाड़ियों को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और मोटे तनों वाले पुराने डगल्स फर पेड़ ऐसे दिख रहे थे जैसे सदियों से इस जंगल के पहरेदार हों। उन्हीं चारों में से एक था जेम्स पार्कर, एक पेशेवर फोटोग्राफर। जेम्स कैमरा हाथ में लिए हमेशा किसी अनोखे दृश्य की तलाश में रहता था। उसके साथियों को अक्सर उसकी धीमी चाल से परेशानी होती थी, क्योंकि वह हर 100 मीटर पर रुककर किसी पेड़ की छाल, किसी पत्ते या हवा में लहराती धुंध की फोटो लेने लगता था। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही वे एक भारी भरकम पेड़ के पास पहुंचे जिसका तना लगभग 3 मीटर से भी ज्यादा मोटा था, जेम्स का ध्यान उसकी ऊपरी शाखाओं में किसी चमकदार चीज पर गया। उसने कैमरे का जूम बढ़ाया, फिर सीधे अपनी आंखों से ऊपर देखने लगा। एक पल के लिए उसकी सांस रुक गई। पेड़ की एक मोटी, मजबूत टहनी पर, जो जमीन से लगभग 12 मीटर ऊंचाई पर थी, एक अजीब सा लकड़ी का बक्सा बंधा हुआ था, साफ साफ ताबूत के आकार का। उसने तुरंत बाकी साथियों को आवाज दी। चारों ने सिर उठाकर देखा। एक पल के लिए किसी को समझ नहीं आया कि यह चीज वहां कैसे पहुंची होगी। इतनी ऊंचाई पर, इतनी बड़ी चीज, और वह भी इस घने जंगल के बीच। बक्से को एक मोटी इंडस्ट्रियल चेन से कई बार लपेटकर बांधा गया था। चेन की कड़ियां उंगली जितनी मोटी थीं। पेड़ का तना इतना पुराना और मजबूत था कि वह उस भार को संभाल सके, लेकिन सवाल यही था, किसी ने इसे इतनी मेहनत क्यों की? चारों दोस्तों ने तुरंत अपने सैटेलाइट फोन से पार्क रेंजर्स को सूचना दी। करीब 2 घंटे के भीतर पार्क अधिकारियों की टीम वहां पहुंच गई। साथ में ऊंचाई पर काम करने वाली एक स्पेशल टुकड़ी थी, जिसमें एक अनुभवी इंडस्ट्रियल क्लाइंबर भी शामिल था। क्लाइंबर ने खास रोपिंग सिस्टम, हार्नेस और धातु के एंकरों का उपयोग करके टहनी तक पहुंचना शुरू किया। सब लोग नीचे खड़े होकर सांसें रोके उसकी तरफ देख रहे थे। हर कोई जानता था कि इतनी ऊंचाई पर चढ़ना खतरनाक होता है, लेकिन जिस चीज से ज्यादा डर लग रहा था वह था, उस बक्से के अंदर क्या होगा। क्लाइंबर ताबूत तक पहुंचा। उसने अपने दस्ताने पहने हुए हाथ से लकड़ी को टटोला। लकड़ी पुरानी और बिना किसी फिनिशिंग की थी, जैसे किसी ने बहुत जल्दी में इसे तैयार किया हो। ऊपर से कीलें ठोकी गई थीं और किनारों पर हल्की दरारों से भीतर किसी कपड़े जैसी चीज झलक रही थी। क्लाइंबर तुरंत नीचे उतरा और टीम लीडर से कहा, हमें पुलिस और मेडिकल एग्जामिनर को बुलाना होगा। यह बहुत गंभीर मामला है। उन शब्दों ने सबका खून जमा दी। एक जटिल रस्सी प्रणाली का उपयोग करके ताबूत को धीरे धीरे नीचे लाया गया। बक्सा जमीन पर रखते समय लोग इकट्ठा हो गए। वह सामान्य खाली लकड़ी के ताबूत के मुकाबले बहुत भारी था, लगभग 70 किलोग्राम। ढक्कन पर दर्जनों कीलें जड़ी थीं। जब उन्हें निकालकर ढक्कन खोला गया, तो हवा में सड़ांध की एक गंध फैल गई। अंदर एक मानव कंकाल पड़ा था, कुछ सड़े हुए कपड़े और एक लैमिनेटेड पासपोर्ट। पासपोर्ट का नाम था कैरोल एन ग्रेगरी। जिस लड़की को दुनिया 2 साल पहले गायब मान चुकी थी, आज वह इस ताबूत के अंदर पाई गई। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट ने जैसे जैसे कंकाल की जांच शुरू की, मामले की सच्चाई भयावह होती चली गई। उसके दोनों हाथों में कई पुराने और नए फ्रैक्चर थे। दाहिनी पिंडली टूटी हुई थी और गलत एंगल से ठीक हुई थी, मतलब उसे टूटने के बाद मेडिकल सहायता नहीं मिली थी। पसलियां अलग अलग समय में टूटी थीं। यह कोई हादसा नहीं था।
इन चोटों की टाइमिंग बताती थी कि उसे बार बार चोट दी जाती थी, सिस्टमैटिक टॉर्चर। लेकिन सबसे विचलित करने वाली बात थी उसकी खोपड़ी में मिले 3 छोटे गोल छेद। हर छेद का आकार लगभग 5 मिलीमीटर था। उन्हें किसी सर्जिकल ड्रिल जैसे उपकरण से बहुत सटीकता से किया गया था। छेदों के किनारों पर हल्की हीलिंग दिखी, यानी जब ये छेद किए गए थे, कैरोल जिंदा थी और उसके बाद भी कुछ समय तक जीवित रही। जांच टीम को समझ नहीं आया कि कोई इंसान किसी जीवित व्यक्ति की खोपड़ी में इस तरह छेद क्यों करेगा। क्या यह कोई मेडिकल प्रयोग था? क्या यह किसी मनोवैज्ञानिक विकृति वाले व्यक्ति का काम था, या फिर किसी पंथ जैसी गतिविधि? सवाल बहुत थे, जवाब कोई नहीं। उसके शरीर पर जो कपड़े थे, वे उसके हाइकिंग वाले कपड़े नहीं थे। वे हाथ से सिले हुए, साधारण, लगभग आदिवासी ढंग के कपड़े थे। उनमें किसी तरह का टैग या लोगो नहीं था। उसके पैरों में जो जूते थे, वे किसी कारीगर द्वारा हाथ से सिले गए, कच्चे लेदर के मोकासिन जैसे थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे जंगल जैसी जगह में नहीं, बल्कि किसी पुराने जमाने की अलग थलग बस्ती में कैद करके रखा हो, जहां आधुनिक कपड़े या जूते नहीं पहुंचते। दांतों और हड्डियों की स्थिति देखकर पैथोलॉजिस्ट ने अनुमान लगाया कि कैरोल की मृत्यु गायब होने के तुरंत बाद नहीं हुई थी। वह लगभग 22 से 24 महीने तक जीवित रही। इसका अर्थ यह था कि किसी ने उसे करीब 2 साल तक जीवित रखा, उसे लगातार चोट पहुंचाई, शरीर को यातनाएं दीं और अंत में मौत के बाद ताबूत में रखकर पेड़ पर लटकाया। यह किसी साधारण अपराधी का काम नहीं हो सकता था। यह एक बहुत योजनाबद्ध, बेहद सावधान और खतरनाक इंसान का काम था। ताबूत को पेड़ पर लटकाने की तकनीक, अपराधी की असली ताकत। पेड़ के तने की जांच से पता चला कि चेन को ताबूत के आसपास सिर्फ 2 से 3 हफ्ते पहले बांधा गया था, यानी अपराधी ने उसकी मौत के बाद शरीर को कहीं और रखा, ताबूत बनाया और फिर किसी तरह उसे 12 मीटर ऊंचाई तक उठाकर टहनी पर कसकर बांध दिया। इतना भारी वजन इतनी ऊंचाई तक चढ़ाना कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। इसमें जरूरत होती है विंच, रस्सियों, पुली सिस्टम, क्लाइंबिंग कौशल और बहुत अनुभव की। यानी अपराधी या तो किसी इंडस्ट्रियल क्लाइंबिंग क्षेत्र से जुड़ा हो सकता था, या किसी ऐसे काम में जिसने ऊंचाई और भारी उपकरणों को प्रयोग करना सिखाया हो। ताबूत उस स्थान पर मिला जो कैरोल के प्लान किए हुए रास्ते से लगभग 15 किलोमीटर दूर था। पार्क की उस दिशा में कोई ट्रेल नहीं था। वहां तक पहुंचना भी मुश्किल था। घना जंगल, कीचड़, ऊंचे ऊंचे पेड़ और फिसलती जमीन। मतलब, कैरोल वहां अपनी मर्जी से कभी नहीं जा सकती थी। किसी ने उसे वहां ले जाया था। किसी को जंगल का ऐसा ज्ञान था कि वह घंटों पैदल चलकर भी छोड़े गए निशान मिटा सकता था। और महत्वपूर्ण बात, अगर जेम्स पार्कर थोड़ा सा भी अलग दिशा में चल देता, तो यह ताबूत शायद दशकों तक किसी की नज़र में ही नहीं आता। यह सोचकर रेंजरों की रीढ़ में भी सिहरन दौड़ गई कि अपराधी कितना चालाक और धैर्यवान होगा। ताबूत मिलने के बाद मामले ने जिस तेजी से रफ्तार पकड़ी, वैसा शायद ही किसी नेशनल पार्क केस में कभी देखा गया हो। दशकों पुराने अनुभवी अधिकारी भी कह रहे थे कि उन्होंने जीवन में इतना असामान्य, इतना योजनाबद्ध और इतना ठंडे दिमाग से किया हुआ अपराध पहले नहीं देखा। ताबूत की तस्वीरें, जिस ऊंचाई पर वह लटका था, और उसके अंदर मौजूद कैरोल की हालत, इन सबने पूरे प्रशासन को हिला दिया था। इसे किसी अराजक ड्रग अपराधी, किसी सनकी यात्री या किसी साधारण मानसिक रोगी द्वारा किया गया अपराध मानना लगभग असंभव लग रहा था। यह किसी ऐसे व्यक्ति का काम था जो जंगल को अपने घर की तरह जानता था, उपकरणों का गहरा ज्ञान रखता था, भारी वजन ऊंचाई पर चढ़ाने की कला में निपुण था, और सबसे बढ़कर जिसके भीतर एक भयावह धैर्य था जो 2 साल तक एक इंसान को बंधक रख सके। ताबूत मिलने के 24 घंटे के भीतर ही मामला एफबीआई की विशेष टीम को सौंप दिया गया। 20 से अधिक एजेंटों की एक संयुक्त टीम ने लोकल पुलिस और पार्क सर्विस के रेंजरों के साथ मिलकर फिर से हर सुराग को खंगालना शुरू किया। पहली जांच में जिन लोगों से पूछताछ की गई थी, उन सबको फिर बुलाया गया। पूरा पार्क क्षेत्र, आसपास के शहर, पुराने कर्मचारी, स्थानीय शिकारी, हर किसी पर दोबारा नजर रखी गई।
पहला शक फिर उसी व्यक्ति की ओर गया जिसने पहले भी अधिकारियों का ध्यान खींचा था। रॉबर्ट हेस, उम्र लगभग 40 वर्ष, फोर्क्स क्षेत्र का निवासी, जिसे कई बार अवैध शिकार के कारण गिरफ्तार किया गया था। उसकी गतिविधियां संदिग्ध थीं। वह जंगल के अंदर गहरे हिस्सों में बिना किसी डर के घूमता था। कई लोग कहते थे कि वह अकेले रहना पसंद करता है और अक्सर रातों में भी जंगल में रहता था। एफबीआई ने उसके घर की फिर से तलाशी ली। इस बार तलाशी पहले से बहुत ज्यादा विस्तृत थी। घर में दर्जनों शिकार के चाकू मिले। कुछ चाकुओं पर नई धार चढ़ाई गई थी। उसके कंप्यूटर में जंगल में जीवित रहने, जानवरों की खाल उतारने और शवों को प्रोसेस करने जैसी सामग्री मिली। लेकिन यह सब संदेह तो बराता था, पर कानूनी सबूत नहीं था। डीएनए जांच में कुछ भी मेल नहीं मिला। कैरोल के शरीर या ताबूत में रॉबर्ट का कोई निशान नहीं था। हेस पूछताछ में कभी डरा नहीं, कभी घबराया नहीं। उसने शांत होकर सब बताया और कहा कि कैरोल के गायब होने वाले दिन वह बोगाचेल नदी पर मछली पकड़ रहा था, उससे 20 किलोमीटर दूर। उसके 2 दोस्तों ने इस बात की पुष्टि भी की। एफबीआई के पास उसे पकड़ने का कोई ठोस कारण नहीं था, तो जांच को आगे बढ़ाना पड़ा। जांच में दूसरा नाम था डेविड कोल, उम्र 32 वर्ष। डेविड वह व्यक्ति था जो शुरुआत में कैरोल की खोज में शामिल हुआ था। उसके बारे में सहकर्मियों की राय मिली-जुली थी। कुछ लोग कहते थे वह बहुत शांत, अपने काम में परफेक्ट, जंगल को गहराई से जानने वाला व्यक्ति है। कुछ लोग कहते थे वह गुस्सैल है, जरूरत से ज्यादा अकेला रहता है और कई बार अजीब व्यवहार करता है। जांच में पता चला कि लगभग 5 साल पहले एक टूरिस्ट महिला ने उसके खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि सबूतों की कमी के कारण मामला बंद हो गया था। एफबीआई ने उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराया। कुछ सवालों में तनाव के संकेत दिखे, लेकिन पॉलीग्राफ 100% विश्वसनीय नहीं होता। घर की तलाशी में उन्हें मिला जंगली जानवरों को देखने के नोट्स, पार्क के हाथ से बनाए गए नक्शे, लकड़ी के काम वाली वर्कशॉप, ड्रिल और आरी के औजार। लेकिन इन औजारों में खून या मानव ऊतक का कोई निशान नहीं मिला। डेविड ने अपने काम के शेड्यूल के वे रिकॉर्ड भी दिखाए जो साबित करते थे कि कैरोल के गायब होने वाले दिन वह घटनास्थल से 50 किलोमीटर दूर पेट्रोलिंग पर था, और इसका वीडियो रिकॉर्ड भी मौजूद था। उसके खिलाफ कुछ भी ठोस नहीं मिला। तीसरा नाम, मैकेनिक कार्ल डनिंग। कर्मचारियों की पुरानी सूची खंगालते समय एक और नाम सामने आया। कार्ल डनिंग, उम्र 38 वर्ष, पार्क के टेक्निकल विभाग में काम करने वाला मैकेनिक। उसकी खास बात यह थी कि वह उन लोगों में शामिल था जिनके पास इंडस्ट्रियल क्लाइंबिंग का उपकरण था। वह ऊंचे पेड़ों और इमारतों पर चढ़कर रिपेयर का काम भी करता था। सोच में यह शक पैदा होने लगा कि कोई ऐसा व्यक्ति जो इंडस्ट्रियल क्लाइंबिंग समझता हो, वह इतनी भारी चीज को 12 मीटर ऊंचाई पर बांध सकता है। डनिंग पार्क छोड़ चुका था और मोंटाना में एक आरामिल में काम कर रहा था। एफबीआई उसे ढूंढ कर लाई। उसने डीएनए दिया, पॉलीग्राफ दिया और हर सवाल का जवाब शांत होकर दिया। उसके खिलाफ भी कुछ नहीं मिला। तीनों संदिग्ध छूट गए और जांच फिर शून्य पर लौट आई। एफबीआई कितनी भी मेहनत करती, जितना भी डेटा जोड़ती, कितनी ही कड़ियां तलाशती, हर रास्ता कहीं न कहीं जाकर बंद हो जाता था। कैरोल पर अत्याचार ऐसे थे जिन्हें देखकर लगता था कि कोई पूरी तैयारी से काम कर रहा था। शरीर को चोटें देना, फिर उन्हें भरने देना, फिर नई चोटें देना, और यह सिलसिला महीनों तक चलना। कोई साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। इसके लिए एक जगह चाहिए थी, कोई ऐसा स्थान जहां कोई शोर सुन न सके, जहां किसी कैदी को महीनों तक रखा जा सके। कई विशेषज्ञों ने कहा कि अपराधी जरूर किसी अकेली जगह रहता होगा, शायद कोई छोड़ा हुआ केबिन, कोई पुरानी खान, कोई भूमिगत बिल्डिंग, या फिर कोई निजी जमीन जहां आने जाने पर किसी की नजर न हो। लेकिन पार्क इतना विशाल था कि हर इंच को खंगालना असंभव था। कई महीनों की जांच के आधार पर एफबीआई ने अपराधी का एक मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल तैयार किया। संभवतः उम्र 35 से 55 वर्ष के बीच, शारीरिक रूप से बहुत ताकतवर, जंगल में जीना, छिपना और रास्ते मिटाना अच्छी तरह जानता हो।
ऊंचाई पर काम करने में महारत, शायद मेडिकल या जानवरों की एनाटॉमी की जानकारी, समाज से कटे हुए स्वभाव का ऐसा व्यक्ति जिसे लंबे समय तक अकेले रहना पसंद हो, मानसिक रूप से बेहद क्रूर, क्योंकि किसी को 2 साल तक कैद में रखकर यातना देना सामान्य मनुष्य की क्षमता से परे है। और सबसे खतरनाक, ऐसा इंसान जो अपने किए पर गर्व महसूस करता हो। इसलिए उसने ताबूत को इतनी ऊंचाई पर एक प्रदर्शन की तरह बांधा। इस प्रोफाइल से जंगल के आसपास रहने वाले कई लोगों का चेहरा मेल खाता था, लेकिन किसी के खिलाफ सबूत नहीं मिला। अपराधी मानो जंगल की परछाइयों में घुल गया था। समय बीतता गया और केस फिर ठंडा पड़ गया। 2003 आते आते मुख्य जांच लगभग समाप्त हो गई। एफबीआई ने केस को अभी भी खुला तो रखा, लेकिन नए सुराग न मिलने पर सक्रिय जांच घटाकर न्यूनतम कर दी। कैरोल के माता पिता ने अपनी बेटी के अंतिम संस्कार में कहा था कि वे बस एक बात जानना चाहते थे, उसके साथ यह सब किसने किया। लेकिन वह जवाब उन्हें कभी नहीं मिला। वे दोनों अपनी मृत्यु तक यह बात जाने बिना ही दुनिया से चले गए। कैरोल की कहानी पर किताबें लिखी गईं, डॉक्यूमेंट्री बनी, पॉडकास्ट बने, और हर साल ताबूत मिलने की तारीख पर मीडिया में यह मामला फिर याद किया जाता। लोगों के मन में कई थ्योरीज तैरती रहीं। क्या यह किसी यात्री अपराधी का काम था, जो अचानक कैरोल से टकराया, उसे किडनैप कर लिया और फिर किसी सुनसान इमारत में महीनों तक रखा? क्या यह किसी स्थानीय व्यक्ति का काम था, कोई ऐसा इंसान जो जंगल में वर्षों से अकेला रहता हो और लोगों की नज़रों से दूर ही अपना जीवन बिताता हो? या यह किसी पंथ, किसी गुप्त समूह, किसी अनसुलझी मंशा का हिस्सा था? क्योंकि खोपड़ी में बनाए गए छेद सामान्य आपराधिक व्यवहार नहीं लगते थे। या फिर क्या यह किसी सीरियल किलर का काम था, जो अन्य नेशनल पार्कों में हुई 11 और गायबियों से भी जुड़ा हो सकता था? कई विशेषज्ञ इन मामलों की तुलना करते रहे। कई गायब हुई महिलाओं की उम्र कैरोल की उम्र के आसपास थी। वे भी अकेली हाइकिंग कर रही थीं। उनकी लाशें कभी नहीं मिलीं। लेकिन इन सब के बावजूद कोई सीधा संबंध कभी साबित नहीं हुआ। कहानी अपने सबसे डरावने सच पर आकर टिक गई। अपराधी कभी नहीं मिला। कोई नहीं जानता कि वह कौन था, क्यों उसने यह किया, और क्या वह अभी भी कहीं उसी जंगल में घूमता है, दूसरों के बीच, लेकिन अपनी पहचान छुपाए हुए। कैरोल एन ग्रेगरी की कहानी सिर्फ एक लड़की के गायब होने या उसकी मौत की कहानी नहीं है। यह एक ऐसे रहस्य की कहानी है जो आज भी वाशिंगटन के घने जंगलों की हवा में तैरता है। यह उन अनगिनत सवालों की कहानी है जिनके जवाब कभी नहीं मिले और शायद कभी मिलेंगे भी नहीं। ताबूत मिलने के बाद से अब 20 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है। पार्क में आने वाले नए पर्यटकों को शायद आज इस घटना के बारे में पता भी न हो, लेकिन स्थानीय लोग, पुराने रेंजर और एफबीआई के कुछ रिटायर एजेंट आज भी उस दिन को याद करते हैं जब 12 मीटर ऊंचे पेड़ पर बांधा गया वह ताबूत नीचे उतारा गया था। कैरोल के माता पिता अपने आखिरी दिनों तक एक ही उम्मीद लिए जीते रहे कि शायद किसी दिन कोई सुराग मिलेगा, कोई नया गवाह सामने आएगा, या आधुनिक तकनीक अपराधी का चेहरा उजागर कर देगी। लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। वे दोनों इस रहस्य को अपने दिल में लिए ही इस दुनिया से चले गए। उन्होंने कहा था कि सबसे ज्यादा दर्द उन्हें इस बात का नहीं था कि उनकी बेटी चली गई। सबसे गहरा घाव उन्हें इस बात ने दिया कि किसने किया, क्यों किया, और किस तरह किया। इन सवालों के जवाब कभी नहीं मिले। आज भी जब पार्क के घने हिस्सों में हवा तेज चलती है और पुराने पेड़ों की मोटी शाखाएं हिलती है, तो कुछ लोग कहते हैं कि उन शाखाओं की आवाज से उन्हें वही दृश्य याद आ जाता है, एक ताबूत जो ऊंचाई पर झूल रहा था, जैसे किसी अदृश्य अपराधी का हस्ताक्षर हो। कई विशेषज्ञों का मानना है कि अपराधी या तो अब बूढ़ा हो चुका होगा या शायद मर चुका होगा। अगर वह जिंदा है तो संभव है कि वह कभी कभी पार्क में आता हो, यात्रियों को देखता हो, रेंजर्स को गुजरता देख मुस्कुराता हो, और फिर भी अपनी पहचान इतने सालों से छुपाए रखता हो। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि सच का पता अब शायद ही लगे, क्योंकि अपराधी का दिमाग इतना चालाक और ठंडा था कि उसने हर सबूत को मिटाया, हर रास्ता छुपाया
और हर संभावना को बंद किया। यह कोई ऐसा व्यक्ति था जो अपने किए पर शर्मिंदा नहीं, बल्कि शायद गर्व महसूस करता था। इसलिए उसने कैरोल के शरीर को एक ताबूत में रखकर पेड़ पर लटका दिया, जैसे कोई बयान, जैसे कोई चेतावनी, जैसे कोई खामोश संदेश। और शायद यही बात इस कहानी को सबसे अधिक डरावना बनाती है। यह अपराध सिर्फ किया नहीं गया, इसे दिखाया भी गया, जैसे अपराधी चाहता था कि लोग इसे देखें, डरें, सोचें और कभी इस जंगल को हल्के में न लें। कैरोल की कहानी आज भी एक खुला घाव है। यह याद दिलाती है कि चाहे दुनिया कितनी भी विकसित क्यों न हो जाए, कानून कितना भी मजबूत क्यों न हो, इंसान कितनी भी सावधानियां क्यों न बरत ले, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो खुले आसमान, ऊंचे पेड़ों और शांत पगडंडियों की तरह अनछुए रह जाते हैं। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि दहशत, क्रूरता और अंधेरा हमेशा दूरदराज के देशों में नहीं होता। वह कभी कभी हमारे बीच ही चलता है, हमारे पास से गुजरता है और फिर भी अपना असली चेहरा दुनिया को नहीं दिखाता। कभी कभी सच्चाई इंसानों से नहीं, वक्त से दबी रहती है। और कैरोल ग्रेगरी की कहानी भी शायद उन्हीं सचों में से एक है, जो पेड़ की शाखाओं पर झूलते ताबूत की तरह समय के साए में कहीं छुपा हुआ है।